दमिश्क से दिल्ली आने में 4 घंटे लगते हैं। इससे आप समय और जगह के लिहाज से दोनों देशों की करीबी को समझ सकते हैं। जो सीरिया के लिए खतरनाक है वह भारत के लिए भी खतरनाक है। ये बात 2022 में सीरिया के तत्कालीन विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने नई दिल्ली में कही। वो 17 से 21 नवंबर के बीच भारत के दौरे पर आए थे। फिर जुलाई 2023 में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सीरिया के दौरे पर गए। जब सीरिया में सिविल वॉर चरम पर था तब भी दोनों देशों के नेताओं का आना जाना लगा रहा। भारत और सीरिया के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जुलाई 1957 में पहली बार सीरिया गए। उनके सम्मान में दमिश्क की एक सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट रख दिया गया। 1960 का दशक सीरिया के लिए उथल पुथल भरा रहा। फिर 1970 में एक निर्णायक तख्ता पलट हुआ जिसमें हाफिज अल असद को सत्ता मिली। अगले 54 वर्षों तक सीरिया में असद फैमिली ने राज किया। उनके दौर में भारत सीरिया संबंध पटरी पर चलते रहे, लेकिन 8 दिसंबर 2024 को यह कहानी बदल गई। 8 दिसंबर को विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी कि एसटीएस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद भागकर रूस चले गए हैं। उनके बाद की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। इस विद्रोह में एसटीएस सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है, लेकिन वो इकलौता नहीं है। कई और भी प्लेयर्स हैं जो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। उस स्थिति में सीरिया में एक और सिविल वॉर की आशंका है। ये स्थिति मिडिल ईस्ट के साथ ही साथ भारत के लिए भी चिंताजनक होगी। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में तख्ता पलट का भारत पर क्या असर हो सकता है। तारीख 27 नवंबर 2024। इस्लामिक विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी कि एसटीएस ने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। हफ्ते भर के अंदर अलेप्पो, हमा और होम्स उनके कब्जे में आ चुके हैं। ये तीनों सीरिया के सबसे बड़े और सबसे अहम शहरों में गिने जाते हैं। होम्स पर नियंत्रण के बाद दमिश्क फंस चुका था। इसी बीच 7 दिसंबर को डेरा भी असद के कंट्रोल से निकल गया। डेरा वही जगह है जहां 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तब बशर पर प्रदर्शनकारियों के साथ क्रूरता करने के आरोप लगे। इसको आधार बनाकर पश्चिमी देशों ने असद का बहिष्कार किया। आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। पड़ोस के अरब देशों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। 2011 में सीरिया को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया। इसके बावजूद भारत ने सीरिया का साथ नहीं छोड़ा। इस रिश्ते के तार अतीत से जुड़े हैं। भारत और सीरिया दोनों एक ही समय पर आजाद हुए थे। सीरिया 1946 में, जबकि भारत ने 1947 में आजादी हासिल की। उस दौर में कोल्ड वॉर भी चल रहा था। नए नवेले देशों पर सोवियत संघ या अमेरिका का पाला चुनने का दबाव था, लेकिन भारत ने उस दबाव को दरकिनार कर दिया और गुट निरपेक्षता का नारा दिया। हालांकि पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से बाहर जाकर अरब देशों से संबंध बनाए। 1957 और 1960 में नेहरू ने सीरिया का दौरा किया। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रामी गिनात लिखते हैं, जब नेहरू पहली बार सीरिया पहुंचे, लगभग 10,000 लोगों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। उनके लिए लोगों ने एशिया के नेता जिंदाबाद और विश्व शांति के नेता का स्वागत जैसे नारे भी लगाए। 1978 और 1983 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने भारत का दौरा किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में सत्ता आई तो 2003 में वो भी सीरिया के दौरे पर पहुंचे। उस वक्त उनके साथ सीरिया पहुंचे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नवतेज सरना ने कहा था, वाजपेयी की सीरिया दौरे से पता चलता है कि भारत के लिए ये मुल्क कितनी अहमियत रखता है। 2008 में बशर अल असद भी भारत के दौरे पर आए। 2010 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सीरिया के दौरे पर गई। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, बशर और सीरिया को पूरी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने स्टेटस क्वो बचा कर रखा। भारत ने शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। जब लड़ाई अपने चरम पर थी तब भी भारत ने अपना वहां से दूतावास बंद नहीं किया। 2013 में सीरिया के सिविल वॉर को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक हुई। इसमें भारत ने सीरिया का साथ दिया। उसने सीरिया पर लगे प्रतिबंध का समर्थन करने से इनकार कर दिया। कोविड के दौरान भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की वकालत की। खाद्य संकट से निपटने के लिए सीरिया को चावल भेजता रहा। 2022 में जब सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद भारत आए, तब भारत ने सीरिया को तिशरीन पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए $28 करोड़ की मदद दी। 2023 में जब सीरिया में भूकंप आया, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मानवीय सहायता भी भेजी थी। यहाँ पर एक सवाल उठता है, जिस बशर अल असद को पश्चिमी देश क्रूर तानाशाह बताते नहीं थकते, भारत उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा था? 5 पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, कश्मीर।
कश्मीर के मुद्दे पर बशर अल असद और उससे पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने हमेशा भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताया। अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में भी असद ने इसे भारत का इंटरनल मैटर बताया था। भारत में सीरिया के राजदूत रियाद अब्बास ने तब कहा था, हर सरकार को अपने लोगों की रक्षा के लिए जैसे चाहे वैसा कानून लागू करने का अधिकार है। दूसरी तरफ भारत भी गोलन हाइट्स के मामले में सीरिया का समर्थन करता है। गोलन हाइट्स सीरिया का एक इलाका है जिसको इजराइल ने 1967 के युद्ध में हथिया लिया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कब्जे को अवैध मानती है। भारत ने सीरिया के ऑयल सेक्टर में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। इसके अलावा भारत ने सीरिया को ऑयल रिफाइनरीज अपग्रेड करने के लिए तकनीक और आर्थिक सहायता भी दी है। एसटीएस के आने के बाद भारत का निवेश खटाई में पड़ सकता है। भारत ने सीरिया में लगभग 500 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, जिसमें मुख्य रूप से चीनी, चावल और दवाइयां शामिल थे। भारत सीरिया से बड़ी मात्रा में ऊन, भेड़ की चमड़ी और ड्राई फ्रूट्स भी खरीदता है। 2022 में भारत ने सीरिया से लगभग 84 करोड़ रुपए का सामान आयात किया था। पॉइंट नंबर 3, वैश्विक राजनीतिक हित। जिस विद्रोही गुट एसटीएस ने असद का तख्ता पलट किया, उसको तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। तुर्की 2011 से ही असद के विरोधी गुटों को मदद देता आया है। यही तुर्की कई मामलों में भारत का भी विरोधी रहा है, चाहे बात इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हो या फिर कश्मीर की। तुर्की ने इन सभी मसलों पर भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है। चौथा कारण है आतंकवाद। एसटीएस को यूएन और कई पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी गुट है। भले ही यह सीरिया को आजाद कराने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके लिंक अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी जुड़ते हैं। एसटीएस के मुखिया अल-जुलानी का आईएसआईएस और अबू बकर अल-बगदादी से भी कनेक्शन रहा है। आशंका है कि एसटीएस के सत्ता में आने से आईएसआईएस का दोबारा उभार हो सकता है। इस्लामिक स्टेट से भारत को भी खतरा है। इसने कई बार भारत पर अटैक करने की कोशिश की है। बशर अल असद ने इन आतंकी संगठनों पर लगाम लगा कर रखा था। इसमें भारत का भी हित हो रहा था। पांचवा कारण है मानवीय संबंध। 2013 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यूएन में कहा था, सीरिया और इस इलाके में हमारा सीधा जुड़ाव यहाँ रहने वाले भारतीयों की कमाई और उनकी सुरक्षा के चलते है। साथ ही ऊर्जा और व्यापार का भी यहाँ संबंध है। यहाँ किसी भी तरह के टकराव से हमारे हित बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। सीरिया और मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। जब भी किसी देश में हालात अस्थिर होते हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई दफा अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। इसलिए भी सीरिया का तख्ता पलट भारत के लिए चिंता की बात है। सीरिया के हालात पर 9 दिसंबर को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा कि भारत सरकार सीरिया की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी पक्षों को सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भारत ने सीरिया में शांतिपूर्ण और समावेशी समाधान की भी वकालत की है। कुल जमा बात यह है कि सीरिया में शांति और स्थिरता भारत के हित में है। जानकारों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में भविष्य का एक खाका सामने आएगा। उसी से सीरिया की दशा और दिशा निर्धारित होगी। इस पर बाकी दुनिया के साथ साथ भारत की भी नजर होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। सीरिया से जुड़े जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपको खबर गांव पर मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।